लेकिन नियर टर्म के लिहाज से, स्पेशली अगली सीरीज के लिहाज से, किन स्टॉक्स को आप चेस कर सकते हैं, फिर पोजीशंस बना सकते हैं, ये जान लेते हैं। मेरे सहयोगी रजत मौजूद हैं। रजत, बताइए नेक्स्ट सीरीज के लिए क्या तैयारी करनी चाहिए? जी बिल्कुल, अब अप्रैल में स्टॉक्स जो फोकस में रहेंगे उसमें एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। एक तो है सुज़लॉन, क्योंकि एफएनओ की लिस्ट में अब शामिल होने जा रहा है। इनफैक्ट 15 स्टॉक्स एफएनओ में ऐड होंगे, जिसमें सुज़लॉन पहले नंबर पे इसलिए क्योंकि आज के स्तर में चढ़ा और जब से खबर आई है तब से स्टॉक पे काफ़ी स्ट्रांगली मोमेंटम बनता हुआ नजर आया है। दूसरा, अगर आप तिमाही दर तिमाही नतीजे देखेंगे तो काफ़ी बेहतर नतीजे, एक टर्न अराउंड स्टोरी इनफैक्ट मैं कहूँगा कि सुज़लॉन में डेवलप होती चली जा रही है और इस तिमाही में भी बेहतर नतीजे कंपनी पोस्ट कर सकती है, ऐसा अनुमान है। सुज़लॉन प्रेफर्ड कैंडिडेट रहेगा जो अप्रैल में चढ़ सकता है, इसको पोर्टफोलियो में शामिल किया जा सकता है। नेक्स्ट स्टॉक पेपर सेगमेंट से रहेगा, वो है श्री रामा न्यूज़ प्रिंट का, जिसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। इनफैक्ट पेपर स्टॉक्स इस सीरीज में बहुत स्मार्टली गेन करते हुए नजर आए हैं और एज अ होल पूरा ही सेक्टर आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आया। जेके श्री रामा जैसे स्टॉक्स में, रुचिरा मल्लू पेपर जैसे स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम था और ये मोमेंटम जारी रह सकता है। और दूसरा ट्रिगर श्री रामा के साथ ये है कि क्वार्टर 4 में घाटे से मुनाफे में लौटने का अनुमान है, तो इस स्टॉक पे भी एक्सपेक्टेशन काफ़ी स्ट्रांग है। मॉनसून एक बड़ा ट्रिगर अब हावी होगा कंपनी पर, जो भी मॉनसून से रिलेटेड कंपनियां होंगी वो बाजार पे एक्शन शो कर सकती हैं। पंप से रिलेटेड कंपनियां इसलिए भी क्योंकि सामान्य से कम मॉनसून रहने का अनुमान बताया जा रहा है। ऐसे में पंप सेक्टर, पंप से जुड़ी जो कंपनियां हैं वहां पर काफ़ी स्ट्रांगली मोमेंटम बनता हुआ नजर आएगा। शक्ति पंप्स को अपने रडार पर रखें और यहाँ पर भी क्वार्टर 4 नतीजे बेहतर रहने का अनुमान है। जॉनसन कंट्रोल हिताची, इस स्टॉक पे मोमेंटम इसलिए बन सकता है क्योंकि गर्मियां नज़दीक हैं और एसी से जुड़ी हुई कंपनियां हम पहले भी देख चुके हैं। पिछले 2 हफ्तों से सबसे ज़्यादा खरीदारी, जो सबसे ज़्यादा एक्यूमुलेटेड स्टॉक्स हैं वो कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस, उसमें जो एसी और कूलर बनाती हैं कंपनियां, वहां पर काफ़ी स्ट्रांगली खरीदारी हो रही है। हिताची कंट्रोल में आप खरीदारी कर सकते हैं, इसमें गर्मियों में बेहतर एसी की मांग एक मेजर ड्राइवर होगा। और आखिरी स्टॉक होगा ग्लेनमार्क, अभी तक परफॉर्मेंस नहीं दी लेकिन यहाँ पर एक्सपेक्टेशन बहुत स्ट्रांग है नतीजों को लेकर। क्वार्टर 4 नतीजे कंपनी के शानदार रह सकते हैं, फार्मा स्टॉक्स चले नहीं है, इस स्टॉक में पोटेंशियल बहुत स्ट्रांग है और निचले स्रोत से बहुत स्मार्टली गेन कर सकता है ये स्टॉक। ठीक है रजत, शुक्रिया आपका। अभी थोड़ी देर में आपके सामने मैं वो डाटा भी रखूंगा जो कि कल से आप 15 शेयर एफएनओ में जुड़ रहे हैं। लेकिन निपुण, इस बीच आप मार्केट में पर्टिकुलर कौन से ऐसे सेगमेंट पे हैं जिस पे ज़्यादा बुलिश है? क्योंकि देखिए इस लेवल पे आने के बाद ना, जब मार्केट रिकॉर्ड स्तरों पर है, थोड़ा चुनना मुश्किल हो रहा है कि हमको एफएमसीजी की तरफ जाना चाहिए जो कि जीएसटी के साथ जुड़ रहा है, हमको फाइनेंशियल्स में जाना चाहिए जहाँ पे स्थिति ठीक हो रही है, हमको कमोडिटीज़ में रहना चाहिए जहाँ पे साइक्लिक इफेक्ट दिख रहा है। पर्टिकुलर आपका बुलिशनेस कहाँ पर है? Well, I think in terms of market levels देखें तो clearly एक स्ट्रेच वैल्यूएशन के तरफ मार्केट जा रहा है। मिड कैप्स में अभी भी हम पॉजिटिव मूवमेंट देख रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं एक स्ट्रेच वैल्यूएशन जैसी सिचुएशन आ रही है। अपॉर्चुनिटीज जरूर हैं, तो मैं ये अपॉर्चुनिटीज अभी भी आगे जाके ओवरऑल रूरल स्पेस में गिनूंगा। आई थिंक ये अलग अलग आपने कुछ सेक्टर्स कहे, लेकिन एक जो रूरल फोकस्ड स्पेस होना चाहिए उसमें जिस तरह से गवर्नमेंट का स्पेंडिंग अगले 6 महीने में या 1 साल में जितना होने की आशा है, उसमें कहीं ज्यादा सेक्टर्स हैं, उसका एक वाइडर स्प्रेड ऑफ इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट जरूर आएगा। अगर इसमें कंज्यूमर ड्यूरेबल्स भी गिन लें, एफएमसीजी भी गिन लें, 2 व्हीलर्स भी गिन लें, लेकिन ओवरऑल आई थिंक द ब्रॉड रूरल फोकस्ड थीम इज समथिंग दैट शुड हैव द मैक्सिमम प्ले इन द मार्केट ओवर द नेक्स्ट 3 or 4 quarters। जी निपुण, आपने कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की बात की, तो कंज्यूमर ओरिएंटेड स्टॉक्स में स्पेशली बिल्डिंग मटेरियल जो जहां पर हाउसिंग फॉर ऑल का ट्रिगर है और अप्लायंसेस जहां पर समर्स का ट्रिगर है, ये 2 पॉकेट्स प्रिसाइसली पिक की जा सकती हैं क्या अभी? बिल्कुल, अभी भी पिक किए जा सकते हैं। कुछ हद तक इसमें हमने रन अप जरूर देखा है, बट आई थिंक जितना इम्पैक्ट आइदर बोथ इन टर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज जो रूरल स्पेंडिंग होगा, उसमें दोनों में इन स्पेसेस में, इन सेक्टर्स में एक इम्पैक्ट आएगा। एक सीमेंट में सिर्फ एक छोटा सा ऐड कर दूं कि सेक्टर की बात हो रही थी कुछ समय पहले, उसमें एक मार्जिन का इंप्रूवमेंट हम इसीलिए नहीं देख रहे हैं क्योंकि मैक्सिमम बायर वॉल्यूम्स हम हायर देख रहे हैं अक्रॉस द सीमेंट स्पेस, लेकिन मार्जिन एक्सपेंशन नहीं देख रहे हैं। इसकी क्लियर वजह यह है कि गवर्नमेंट इज द मेजर बायर फ्रॉम मोस्ट सीमेंट कंपनीज, और गवर्नमेंट का जो प्राइसिंग है, जो एवरेज रिटेल लेवल पे जो सीमेंट बैग एक बिकता है वो करीब 340-350 रुपए के करीब बिकता है, लेकिन गवर्नमेंट जब खरीदती है तब हमने मिनिस्टर को भी कहते हुए सुना है कि करीब 130-140 रुपए पर बैग ये खरीदते हैं 50 किलो के प्राइसिंग में। तो एक क्लियर डिफरेंशिएशन हो जाता है व्हेन द गवर्नमेंट इज बाइंग एंड रिटेल इज बाइंग, और इसकी वजह से उसका इम्पैक्ट एक हम एट द मार्जिन लेवल, बॉटम लाइन लेवल हम देखते हैं। बिसाइड दिस ऑफ कोर्स
एक रॉ मटेरियल कॉस्टिंग में कुछ हद तक फर्क आया था, इस वजह से भी हमने एक इम्पैक्ट देखा था। लेकिन आगे जाके आई थिंक जिस तरह से वॉल्यूम एक्सपेंशन की आशा है उसकी वजह से एक ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव जरूर हो सकती है। शायद मार्जिन एक्सपेंशन बहुत ज्यादा ना हो, क्योंकि हमने अभी भी प्राइवेट सेक्टर स्पेस में सीमेंट का इतना बाइंग नहीं देखा है, रियल एस्टेट में बहुत ज्यादा एक्सपेंशन नहीं देखा है। ज्यादा करके इंफ्रास्ट्रक्चर में ही गवर्नमेंट स्पेंडिंग कर रही है, और जो भी सीमेंट की डिमांड है वो मेजोरिटी ऑफ द डिमांड इज कमिंग फ्रॉम देयर। इसकी वजह से एक इम्पैक्ट हो सकता है, बट ओवरऑल आई थिंक वॉल्यूम ग्रोथ विल हैपन, द टॉप लाइन ग्रोथ विल हैपन एज फार एज सीमेंट स्पेस इज कंसर्न। बट कमिंग बैक टू दोज टू अदर spaces, I think clearly both building materials and consumer durable space should see continued demand going ahead as well. निपुण, शुक्रिया आपका इसी बिजनेस को समय देने के लिए, पूरी तरह से बताने के लिए कि आपका बुलिश व्यू कहाँ पे है और मार्केट के बारे में भी जानकारी देने के लिए। इस पीछे आप कैपिटल गुड्स के दो शेयर देखिए, एक तो ABB और दूसरा थर्मैक्स। ये करीब 4% ऊपर थर्मैक्स है और ABB भी करीब 4% ऊपर है। कैपिटल गुड्स के अंदर इस बार का रोल ओवर उतना इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन वैल्यूएशन काफ़ी सारे एनालिस्ट ये बता रहे हैं कि इंटरेस्टिंग है इनमें, क्योंकि इनमें फ्लो काफ़ी है। कुछ तो इस तरह से ऑर्डर्स लेंगे जो कि ईयर एंड पे इनके आए थे, और कुछ स्टार्टिंग में ही ऑर्डर्स मिल जाते हैं टिपिकली इन कंपनीज़ को। तो ये जो स्पेस है, एक महीना रहता है ना, इनके पास ऑर्डर्स फ्लो का काफ़ी अच्छा रहता है, बाद में तो एग्जीक्यूशन होता रहता है। शर्मिला, ये कैपिटल गुड्स के अंदर अच्छा मूव मिल सकता है क्या आने वाले दिनों में? क्योंकि सीमेंट के साथ साथ एक और सेक्टर है जो कि बैक बेंचर है मार्केट का, वो कैपिटल गुड्स ही है एक्चुअली। बिल्कुल, एंड आई थिंक कि समवेयर अगेन द रीजन फिर से आपको नतीजों में मिलेगा, क्योंकि इवन कंपनीज लाइक लार्सन, अगर आपको याद होगा पिछले 1-2 क्वार्टर से जिस तरह से नतीजे आ रहे हैं, यू कैन सी दैट इम्पैक्ट इन देयर मार्जिन्स। तो अगर एक ऐसी बड़ी कंपनी मार्जिन्स नहीं कमांड कर सकती है उनके ऑर्डर्स के लिए, तो छोटे कंपनीज का तो सवाल ही नहीं आता। बट येस, आई थिंक गोइंग अहेड, अगर ओवरऑल मार्केट में जिस तरह से हम एक बढ़त देखते हैं और रियल इकोनॉमी में भी ग्रोथ देखते हैं, सो आई थिंक दिस बिकम्स अ वेरी अट्रैक्टिव सेक्टर। सो आई वुड से राइट फ्रॉम अ BHEL, which is sort of the heavyweights, BHEL, Larsen, to smaller stocks, I think सब में हम एक अच्छा रिटर्न देख सकेंगे आगे चलकर। जी, इस बीच आप देखिए HDFC बैंक को एक सडन स्पर्ट आया है, और इस स्पर्ट के साथ ही ये हैवीवेट दिन के ऊपरी स्तरों पर आ चुका है। 3% से ज्यादा की बढ़त HDFC बैंक में, और 1470 के लेवल्स पर ये ट्रेड कर रहा है। इस बीच आप देखिए निफ्टी को HDFC बैंक से कंट्रीब्यूशन मिला है निफ्टी को, जिसकी वजह से निफ्टी में भी एक एक्सपर्ट आया और अब 9172 के लेवल्स पर इंडेक्स आ चुका है। आपको असर दिखेगा बैंक निफ्टी पे, जिसका एक कंपोनेंट है 6% की वेटेज रखता है निफ्टी पर, जो कि निफ्टी को भी ऊपर लेके आया। और टिपिकली बैंक निफ्टी के अंदर इसकी वेटेज का क्वांटम ज्यादा है। तो HDFC आप देख रहे हैं ना केवल निफ्टी को बल्कि बैंक निफ्टी को भी अपने रिकॉर्ड स्तरों पर ले आया है। ये एक ही शेयर, आपको ध्यान होगा कुछ दिन पहले भी HDFC बैंक और HDFC के अंदर हमने एक सडन स्पाइक देखा था, तब बाजार को वो अब 9000 के लेवल के, उस समय शायद 9000 का लेवल था, उसको भी ऊपर ले आया था। अब फिर से HDFC बैंक लीडरशिप यहाँ पे ले रहा है। ये टिपिकली एक्सपायरी का मोमेंटम जो आपको दिखता है ना, ये वही दिख रहा है। यहाँ पे कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट ज़रूर है, और ये एडजस्टमेंट HDFC के साथ साथ बैंक निफ्टी और निफ्टी को भी एक आर्टिफिशियल जो प्राइस राइज जिसको हम कहते हैं, वो हमको दिख रही है एक्सपायरी के सेशन के अंदर ही। फाइनल बेट्स का समय हो गया, आइए फटाफट से पहले फाइनल बेट देखते हैं, उसके बाद HDFC बैंक के बारे में राजेश से जानेंगे अब क्या करना चाहिए। पहले फाइनल बेट देखते हैं। बताइए मनीष, कहाँ कमाई हो सकती है, कौन सा स्टॉक पिक किया आपने? धन्यवाद दीपाली। आज का शेयर बताने से पहले कल जो शेयर बताया गया था फाइनल बेट में फेडरल मोगुल, उसमें देखिए कल भी उछाल देखने को मिला था और आज भी शेयर में देखिए अच्छी मजबूती देखने को मिली। इसने लक्ष्य को हासिल किया है। जो शेयर होगा आज के लिए जिसमें कि लगता है यहाँ से एक अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है, और ये कौन एंटरप्राइजेज होगा जहाँ पर लगता है खरीदारी देखने को मिल सकती है। देखिए इस बाजार में 2 सेक्टर में एक अच्छी रैली देखने को मिली। अगर बीते 4-5 दिनों का ट्रेंड देखें तो एक केमिकल सेक्टर जहाँ खरीदारी देखने को मिली है, दूसरा लॉजिस्टिक्स स्टॉक से जहाँ खरीदारी देखने को मिली है। ये कंपनी केमिकल कारोबार से भी जुड़ी हुई है, पेट्रोकेमिकल में, इसके अलावा मरीन लॉजिस्टिक्स के कारोबार से जुड़ी हुई है। इस शेयर में बीते 4-5 दिनों का ट्रेंड देखिए, करीब बीते 4-5 दिनों में अच्छे वॉल्यूम के साथ शेयर में खरीदारी का ट्रेंड देखने को मिला है। और बीते कुछ सत्रों में शेयर में जो है करीब 50 से लेकर 55% तक की डिलीवरी बेस्ड बाइंग देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी कंपनियां जो केमिकल और लॉजिस्टिक्स के कारोबार से जुड़ी हुई है, उन शेयर में खरीदारी का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। डेली चार्ट में ये तमाम अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर कारोबार कर रहा है। सबसे बड़ी बात है कि 200 डेमा के ऊपर अच्छी मजबूती के साथ ये कारोबार कर रहा है। वैसे में लगता
लगता है कि शेयर में और अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। 61 रुपये तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। 55 रुपये 50 पैसे का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा। कोई भी ट्रेड या निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर लें। ठीक है, 61 का टारगेट है, 55-50 का स्टॉप लॉस है, ये आपको शेयर भी बता देगा। टारगेट स्टॉप लॉस भी HDFC बैंक पे नो डाउट इसने बाजार को काफ़ी तेज़ किया है। राजेश, एक बार इसका आप चार्ट देखिए, ये जो सडन स्पाइक HDFC बैंक में आया है और इसने भी निफ्टी को भी तेज़ किया, बैंक निफ्टी को भी तेज़ किया, ये सस्टेन करने वाला है या फिर ये एक सिर्फ एक सडन मूव है जो कि बाजार को वापस नीचे लेके आ सकता है? ये टिकने वाला मूव है? ऑनेस्टली स्पीकिंग नहीं लगता। इसका रीज़न भी है, क्लियर कट इंडेक्स मैनेजमेंट है, जो आप भी कह रहे थे। जो मार्केट देखिए, मार्केट को बस टिका के रखना है। क्लियर कट एक्सपायरी का दिन है, कॉल पुट दोनों साइड से मिल रहा है। जो राइटर्स है उनके लिए तो बहुत अच्छा ये 15 दिन गए, क्योंकि उन्होंने 9000 का पुट भी बेचा, 9200 का कॉल भी बेचा। इससे क्लियर कट शॉर्ट ट्रायंगल था और रफली इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 120 रुपये उन्हें मिला होगा। तो ओवरऑल लगता है कि इतना ज़्यादा सस्टेन नहीं होगा। और ये भी समझ लीजिए कि इतना बड़ा हेवी वेट है, तो रिटेलर के लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कहाँ है? यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं है। दिस इज़ क्लियरली एक मोमेंटम प्ले है। अगर अपने पास है तो डेफिनेटली एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग करना चाहिए। तो अभी 1468 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन अभी भी जो स्पर्ट आया उसमें इसने अपने फ्रेश लाइफ टाइम हाइज भी टच किए 1478 के। अब हमारे साथ मिस्टर राजेश अग्रवाल भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मिस्टर अग्रवाल, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू जी बिजनेस। ये प्राइवेट बैंक्स आपको कैसे लग रहे हैं? काफ़ी चल चुके हैं, फिर चाहे वो HDFC बैंक हो, एक्सिस बैंक हो या फिर कोटक महिंद्रा बैंक ही क्यों ना हो, कोई है क्या आपके रडार पर अभी? गुड आफ्टरनून दीपाली। बहुत सही कहा आपने कि प्राइवेट सेक्टर बैंक में एक अच्छा रनअप देखा जा चुका है, लेकिन बावजूद इसके एक अच्छे रनअप के मैं समझता हूँ अभी भी कुछ एक ऐसे बैंक्स हैं जहाँ अभी भी बहुत सारा अपसाइड बचा है। फॉर एग्जांपल जैसे एक का नाम तो आपने लिया, कोटक बैंक का। अगर आप देखें तो कल जो प्रेस मीट हुई उससे थोड़ी निराशा ज़रूर हुई है, लेकिन जिस तरीके से मिस्टर कोटक ने कहा कि वो अपने कस्टमर बेस को डबल करना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन मिल रहा है कि एक तो बहुत एग्रेसिवली मार्केटिंग में जाएंगे, दूसरे हो सकता है कि वो कोई टेक ओवर की बात भी करें जो आने वाले दिनों में हो सकता है। इस वक्त हालांकि कुछ नहीं है, फंड रेजिंग के प्लान हैं और नंबर्स बेहद अच्छे आ रहे हैं। और जो उनके अदर वर्टिकल्स है, चाहे फिर वो इंश्योरेंस हो या दूसरे बिजनेसेस हो, वहाँ की भी जो वैल्यूएशन है उस लिहाज से मुझे लगता है कोटक में एक बाइंग करनी चाहिए। दूसरा जो हमारी इस रडार में प्राइवेट सेक्टर स्पेस में है वो RBL बैंक है, जो कि एक अच्छा रनअप दे चुका है लिस्टिंग के बाद से, लेकिन बावजूद उसके मुझे लगता है कि जिस तरह की वो ऑर्गेनिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं, उन सब चीज़ों के मद्देनज़र मुझे वहाँ पर बहुत अच्छा अपसाइड नज़र आता है।